सभी राज्यों के जो प्रमुख हैं और जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी इन महिला, युवक और स्टूडेंट के थे, उनको बुलाकर हमने उनसे चर्चा की है। और निश्चित आगे आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उनमें छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम या तेलंगाना, उसमें हम ज़रूर राजस्थान में भी हम सहभागी होंगे। अब किस तरह से होंगे, कितनी मात्रा में होंगे, किस के साथ जाएंगे, ये अभी आगे आने वाले दिनों में हम उसके बारे में फैसला करेंगे। लेकिन इन चुनाव के लिए हम लोगों ने अभी आज समीक्षा की है। बाकी बहुत सारी बातें देश में जो घटनाएं, वारदातें हो रही है, उसके बारे में भी हम लोगों ने एक सामान्य तौर चर्चा की है। और आगे आने वाले दिनों में इनका भी किस तरह से हमने इश्यूज़ पर मुकाबला करना, उस इश्यूज़ पे हमारी क्या भूमिका रहेगी, ये भी हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के पूर्व पटना में सभी विपक्षी दलों की भी एक बैठक हुई थी, जिसमें भी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी, सुप्रिया जी और मैं, हम तीनों वहाँ पर उपस्थित थे। और सामान्य तौर पर जो विरोधी पार्टी, जो विपक्षी दल है पूरे देश के, उसमें से कुछ 2-4 पक्ष छोड़ दो, लेकिन बहुतांश लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और आगे आने वाले दिनों में सभी चुनावों में एक सक्रिय भूमिका एनसीपी और सभी विरोधी पार्टियों की किस तरह से रहनी चाहिए, उस पर चर्चा हुई। अगली बैठकें उसके बारे में आगे आने वाले दिनों में फिर होने वाली है। तो निश्चित एनसीपी की भी इस मामले में एक अग्रसर भूमिका रहेगी। सर, आम आदमी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया है। हाँ, क्या इस पर भी चर्चा हुई? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभी बहुत सारी बातें अलग अलग तरह की ये लोगों के ओर से रखी जा रही है। एक बात निश्चित है कि जिस जल्दबाजी में 9.5 साल के बाद अचानक ये सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के बारे में चर्चा की है, तो ये भी एक प्रकार से ये राजनीतिक एक मतलब आगे का एक दांव है। और ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लाया जा रहा है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड और देश में एक सामाजिक सुधार लाने के बारे में ही अगर चर्चा की बात होती, तो निश्चित एक उसके ऊपर एक अलग तरीके से व्यापक चर्चा भी की जाती। लॉ कमीशन ने अचानक पुराने जो व्यूज़ थे, रिकमेंडेशन थे, उनको बाजू में किया और नए रिकमेंडेशन फिर से और अल्प समय में बुलाकर इसमें जल्दबाजी करने की निश्चित एक मंशा नज़र आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये केवल एक वर्ग के या समुदाय के लिए है, ऐसा मानना हम नहीं है। हमारे देश बहुत अलग अलग समुदाय ऐसे हैं जिनके अलग अलग मतलब कानून बने हुए हैं। और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के पहले एक बहुत व्यापक चर्चा की ज़रूरत है, क्योंकि केवल ये एक समुदाय के लिए अगर ये कोड होता तो बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये इसमें कई समुदायों का, कई धर्म को मानने वाले लोगों का इसमें सिविल कोड में उनका अनुभव हो रहा है। ये जानने के बाद ही इसके बारे में हम हमारी भूमिका ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारी बात ही नहीं है, सारे राजनीतिक पार्टियों के लिए ये, क्योंकि 140 करोड़ का इतना भिन्नता वाला देश, यहाँ पर सबको साथ में लेकर चलना होगा, तो निश्चित सबकी बात को सुनकर ही कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण फैसले करना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सर सपोर्ट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, हमारा हमने न कोई विरोध किया है, न सपोर्ट की बात की है। हमने यही कहा है कि भाई जल्दबाजी में इतना बड़ा कोई फैसला, और वो भी 9.5 साल तक क्यों हम लोगों ने उसके बारे में नहीं की, अचानक इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो थोड़ा वक्त होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। कोई भी कानून अगर सुधार के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है, तो उसका विरोध नहीं है, लेकिन साथ साथ में उसके कई पहलू हैं, वो पहलुओं को समझे बिना उस पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं होना चाहिए, ऐसे हमारी मान्यता। सर, एक सवाल है सर, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जहां कोई पेच, बहुत ज्यादा पेच नहीं है, बाकी विपक्ष की एकजुटता को लेकर कुछ पार्टियों में पेच सामने आ रहा है, क्या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सीटों के तालमेल पे जल्दी बात होगी महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के मामले में ऐसे
बहुत अच्छे समन्वय से तीनों पार्टियां काम कर रही है, जॉइंट रैलीज हो रही है और एक प्राथमिक जो चर्चा होनी चाहिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब स्वाभाविक है, अभी चुनाव को थोड़ा वक्त है, कोई भी चीज़ इतनी भी जल्दबाजी में नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल योग्य समय पर, काफ़ी समय के पहले इसमें योग्य फैसला होगा। सर, राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांची आज बैठक झाली, आज बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय झाले का? सर अजित पवार नहीं, अभी देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का भीतरी सवाल है, हमारे पार्टी में चुनाव जो होते हैं वो चुनाव की प्रक्रिया अभी जारी है महाराष्ट्र में, और इसलिए किसी ने भी अगर इच्छा व्यक्त की है तो पार्टी के अभी जब चुनाव प्रक्रिया होगी उसमें योग्य फैसला उस टाइम पे पार्टी के लोग ही करेंगे। तो इसलिए अभी उसके बारे में मैं अधिक कुछ भाष्य करना नहीं चाहूँगा। सर, आज राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली, बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय झाले का? राष्ट्रवादी काँग्रेसची ही आज राष्ट्रीय पदाधिकारी, फक्त पदाधिकारी यांची बैठक होती, त्यामध्ये बाकीचे सर्व नेत्यांना काही निमंत्रण नव्हतं। आणि दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महिला जे आमची विंग आहे, युवक आणि जे विद्यार्थीची विंग आहे, त्यांच्या फक्त प्रमुख पदाधिकारी आणि राज्याचे अध्यक्षांची बैठक होती, म्हणून काही मोजके लोकांनाच बोलवलं गेलं होतं आणि त्यांच्या म्हणजे काय विचार आहे, त्यांचे काही समस्या आहे आणि त्यांना काम पुढे कसं करायचं त्या सगळ्या गोष्टीला म्हणजे एक मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि त्यांचे विषय समजून घेण्यासाठी आजची ही बैठक होती, समीक्षाची बैठक होती। फार काही याच्यात काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी ही बैठक बोलवली गेली नव्हती। असं आहे, या बैठकीला अजित पवारचा संबंधच येत नाही, ते राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आहे, राष्ट्रीय ते पदाधिकारी नाही आहे आणि राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांना फक्त बोलवलं होतं। राष्ट्रीय म्हणजे कार्यकारिणीचे अनेक सदस्य बाकीचेही आहे, त्यांना कोणालाही निमंत्रण आजच्या बैठकीला नव्हतं। असा आहे महाराष्ट्राच्या प्रदेश अध्यक्षांचा जो विषय आहे, आमच्या पक्षाच्या अंतर्गत जे निवडणुका होत असतात त्या निवडणुकीची प्रक्रिया महाराष्ट्रामध्ये आज सुरू आहे। जिल्हा पातळीवर आमचे काही जिल्ह्यांचे निवडणुकाची प्रक्रिया सुरू आहे। हळूहळू सगळ्या जिल्ह्यामध्ये झाल्यानंतर राज्याच्या निवडणुकीची प्रक्रिया जेव्हा होईल तेव्हा कोणाला प्रदेश अध्यक्ष करायचं की ठेवायचं हा विषय तेव्हा येईल। आज कोणी इच्छा व्यक्त केली तो उद्या निर्णय त्याचा होणार आहे असं काय समजायचं कारण नाही। हॅलो, पण सर, आज एक महाविकास आघाडीची बैठक झाली, त्यामध्ये शिवसेनेचे नेते उशिरा पोहोचले। आता मुंबईला कोणती बैठक झाली आणि त्याच्यात कोण उशिरा पोहोचले मला माहीत नाही, त्याच्याविषयी मी ज्याला माहीतच नाही तर मी काय बोलणार। सर, आज काही आज युनिफॉर्म सिव्हिल कोडच्या बद्दल आमचं म्हणणं असं आहे की एक तर भारत फार मोठा देश आहे, इथे अनेक धर्म जातीचे लोक हे राहतात, प्रत्येक राज्यामध्ये अनेक म्हणजे लहान लहान म्हणजे जातीचे पण आणि अनेक ट्राईब्सचे पण लोक, ट्रायबल लोकही असतात। प्रत्येकांचे काही वेगळे त्यांचे काय म्हणतात की रीतरिवाज आहे, त्यांचे काही म्हणजे पर्सनल लॉज पण आहे। त्या सगळ्यांच्या विचार आणि सखोल चर्चा झाल्याशिवाय लवकरात लवकर ते काय त्याच्यात पास करायची जी मानसिकता दिसते ते आम्हाला काही पटत नाही। म्हणून याच्याविषयी 9.5 वर्ष होऊन गेले सरकारला, त्यावेळेस हा विषय आणला नाही। मागच्या लॉ कमिशननी जे काही या सिव्हिल कोडच्या बद्दल जे काही लोकांच्याकडून जे काही म्हणजे काही सल्ला सूचना जे केली होती त्याला बाजूला करून नवीन पद्धतीनं आता परत काय प्रोसेस सुरू केली आहे। म्हणून आम्हाला आत्ता आज या विषयावर बोलता येणार नाही। आमची मागणी हेच आहे की जे काय करायचं असेल व्यापक आणि सखोल चर्चा झाल्याशिवाय त्यामध्ये घाईगर्दीनं अशा महत्त्वाच्या निर्णय आणि नवीन कायदे हे करणं योग्य नहीं। सर, आज बीआरएस महाराष्ट्र में जोर से, और वो भी वेस्टर्न महाराष्ट्र जहाँ पे गढ़ है एनसीपी का, वहाँ पे अभी ऐसा है कि अपने देश के संविधान ने सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है।
जो लड़ना चाहे वो उनका स्वागत है। महाराष्ट्र में बीआरएस आते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कल भी उनका स्वागत हुआ पंढरपुर में, उन्होंने वहाँ पर विठोबा का दर्शन किया। तो विठोबा सबको आशीर्वाद देते हैं, उनको भी मिले तो खुशी की बात है। क्या आप बी टीम मानते हैं बीआरएस? अभी उनको जो भी टीम मानना है माने, वो क्यों आए वो उन्होंने बताना चाहिए। हमको क्यों पूछ रहे हो आप? उनको पूछिए कि उनको अचानक नींद कैसे खुली और सीधा महाराष्ट्र कैसे पहुंचे। सर, आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, त्यात पुलांचे नावं बदलले जात आहे। स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचं नाव दिलं जात आहे। त्यानंतर असं आहे, कोणाच्या नाव द्यायला आमची काही म्हणजे हरकत नाही, आम्ही विरोध करत नाही। सावरकरांचा मुंबईमध्ये एवढा मोठा स्मारक बांधलेलाच आहे ना, तर आम्ही काय त्याचा विरोध थोडी करतोय की कोणी काय या देशासाठी केला असेल काम, त्याच्याविषयी आम्हाला कुठलाही विरोधाभास नाही आहे। सावरकरची भूमिका जी होती स्वातंत्र्याच्या लढाईमध्ये ते त्यांना म्हणजे ज्या पद्धतीनं वाटलं त्यांनी केलं, आम्ही त्याच्याबरोबर जात नाही। नावकरण जे तुम्ही म्हणतात, जे एखादा म्हणजे वास्तूला नाव दिलं गेलं असेल कुठलाही मोठ्या नेत्यांचा, त्यांच्या बदलून जर त्यांचं नाव द्यायला सुरू केली तर असं देशामध्ये म्हणजे एवढे म्हणजे नाव दिले आहेत, एवढे महापुरुषांचे नाव आहे। फक्त सगळे काही ठराविक पक्षाचेच नाही आहे, सगळ्या पक्षांचे किंवा सगळ्या विचारधाराचे महान पुरुषांचे नाव वेगवेगळ्या वास्तूंवर दिले गेले आहे। आता जर आपण त्या नावाला बदलायला गेलो आणि एक अशी पद्धत आणि परंपरा सुरू केली तो हे काही आपल्याला शोभणारी नाही आणि देशाला एक संघ ठेवण्यासाठी पण हे चुकीची ठरणार। नावाचं त्यावरून राजकारण सुरू झालंय सर। अजीत पवार जी आज जो इस बैठक में नजर नहीं आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं है। ये बैठक है केवल हमारे महिला, नेशनल महिला विंग, नेशनल स्टूडेंट, नेशनल यूथ और केवल जो हमारे पार्टी के जो नेशनल पदाधिकारी है जिसमें अजीत पवार नहीं है, इसलिए इनको बुलाने का या कोई यहाँ उपस्थित रहने का सवाल नहीं आता। सर, मोदींनी 17,000 कोटीचा राष्ट्रवादीने 17,000 कोटीचा सिंचनाचा घोटाळा केला होता। मोदींनी काल असं आहे, आम्ही अशा काही पण जे काही आरोप कोणी केले आहे मागे खूप झाले आहे आणि कालच्या भाषण सर्व पक्षांच्या सगळ्यांच्यावर काही ना काही तोप टाकण्यात आलेली आहे, म्हणून मी त्याच्यावर आमच्या राष्ट्रवादीकडून काही स्पेसिफिक काही उत्तर देऊ इच्छित नाही। सर, एनसीपी के इतने पदाधिकारियों की बैठक की, जो विपक्षी बैठक हुई पटना में, आगे शिमला में होगी, क्या इसका नेतृत्व शरद पवार करें? भैया एनसीपी के तरफ से केवल सभी विपक्षी पार्टियों की मीटिंग जो है उसमें सहभाग करना ये हमारा दायित्व है। नेतृत्व कौन करेगा ये हमारे सामने ये विषय नहीं है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।